भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्या ऐसा किया कि लोगों को लग रहा है कि नहीं सरकार बदल सकती? भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले बंगाल में जैसे मुद्दे उठा रही थी, 5 साल पहले जो मुद्दे उठा रही थी वो उन पे स्टिक करती रही। ममता बनर्जी जिस मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं उन्हीं के लिए बता दीजिए क्या किया है, क्या उनके लिए कुछ विशेष रूप से कोई योजना निकाली है, कोई काम किया है? ये जो फियर की राजनीति उन लोगों के बीच में खड़ा की है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो तुमको यहाँ से निकाल देगी, तुम्हारे अधिकार कम हो जाएंगे, तुम सेकेंडरी टाइप के सिटीजन गिने जाओगे, ये जो पूरी एक सेकुलर पॉलिटिक्स है देश की, जिसके ममता बनर्जी जो एक समय जब खड़ी हुई थी तो उससे बहुत अलग दिखती थी, वो भी उसी का शिकार हो गई। अब ममता बनर्जी जी की भी उम्र हो रही है, उनका अगर आप देखें तो वो भी किसी जो परिवारवाद की राजनीति है वो भी उसका शिकार है, उनके भतीजे ही पार्टी में नंबर 2 हैं। आपको कांग्रेस का क्या प्रोस्पेक्ट यहाँ नजर आया? मुझे तो राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़े, क्या कहते हैं राहुल गांधी कितनी गंभीरता से, यही मैं आपको इशारा कर रहा था कि देश की भी विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्हें देखना चाहिए कि विपक्ष में रह के राजनीति कैसे होती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पहले फेज की वोटिंग पश्चिम बंगाल में वो खत्म हो चुकी है और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जो तस्वीरें उभर रही है इस पूरे चुनाव की, उसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेज में अच्छा खासा लीड ले लिया है, लेकिन सत्ता की चाबी सेकंड फेज में ही वो व्याप्त है। सेकंड फेज में क्या होगा ये जानेंगे, समझेंगे, रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं, स्वदेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ आपने अक्सर इनके आर्टिकल्स अंग्रेजी अखबारों में देखा होगा और वो कई दिनों से बंगाल के चुनाव को स्टडी करने के लिए कलकत्ता आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बताइए, पहला इंप्रेशन इस बंगाल के चुनाव को लेकर के आपके दिमाग में क्या आता है, क्या है ये? तो देखिए, जैसे एक पूरी हवा में ही एक बहुत बड़ा शब्द तैर रहा है जिसको यहाँ की भाषा में कहा जा रहा है परिवर्तन। चुपचाप एक साइलेंट सा एक पदचाप सुनाई पड़ रही है। लोग कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ फियर फैक्टर की पॉलिटिक्स ही बहुत होती है, लोग डर की राजनीति होती है। लेकिन लोगों में पिछले 15 साल का जो शासन देखा, उससे पहले जो 34 साल का शासन देखा, उसके बाद एक फियर साइकोसिस है। लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं। उस बदलाव पे जो पहले फेज़ की वोटिंग हुई उसमें दिखाई पड़ा है, जो शुरुआती रुझान उसमें आए हैं, जो 152 सीट पे जो पोलिंग हुई, उस 52 सीट पे अलग अलग लोगों से मेरी बात हुई, अलग अलग प्रोफेसर से, जर्नलिस्ट से, तो उनका तो ऐसा कहना है कि कहीं 2/3 से लेकर 80% तक सीटें बीजेपी को आने जा रही है। यानी कि 152 में करीब किसी का कहना है 100 सीटें, किसी का कहना है 120 सीट तक बीजेपी जीत सकती है। तो अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर कहूँ कि 2/3 भी, यानी करीब 100 सीट पे भी, तो बीजेपी ने एक बहुत निर्णायक बढ़त ले ली है, क्योंकि अब 142 सीटों पे वोट होना बाकी है जो दूसरे फेज में होगा। उस 142 सीट में अगर करीब 40-45 सीट भी बीजेपी यहाँ जीत के आती है तो बहुत साफ है, क्योंकि यहाँ जो जादुई आंकड़ा है वो 148 का है, तो उसको पार करती हुई नज़र आती है। और जब एक बार 152 सीट पे आपके पक्ष में रुझान बन जाते हैं तो वो जो पूरा सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, वो सब कनेक्टेड है बंगाल का। तो वो 152 सीट का प्रभाव कहना नहीं होगा कि वो इन 142 सीट पे ही पड़ेगा। जो कुछ फेंस सीटर्स होंगे जिनके मन में कुछ कन्फ्यूजन होगी, शंका होगी, वो भी स्पष्ट होती नजर आएगी। और वो यहाँ पे उस 152 सीट का असर 142 सीटों के वोटों पर भी दिखाई पड़ेगा। मतलब ये एक साइलेंट मेजॉरिटी है जो सामने आकर के बता नहीं रही है, लेकिन परिवर्तन का बयार जो है वो ये बह रहा है। एक बात और बताइए, ममता बनर्जी से कहाँ चूक हो गई? क्या ये SIR का मसला के ऊपर जो उन्होंने इतना एक अपना पूरा कैंपेन खड़ा किया, डिड शी मेड एनी मिस्टेक? देखिए, जैसे अब आपने ही उसे कह दिया कि SIR पिछले 6 महीने 8 महीने की चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीय राजनीति में पहली बार इस तरह का कोई इंसेंटिव रिवीजन हो रहा है। हाँ। ऐसी रिवीजन वोटर लिस्ट की होती रहती है। अब किसी समाज में, किसी राज्य में अगर 50 लाख लोगों जो कि वहाँ पे हैं ही नहीं, डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, जैसा कि आया कि यहाँ तो 50 लाख लोग, जो 90-92 लाख लोगों की बात बता रहे हैं, आइए तो हाँ। उसमें से 50 लाख लोग तो जिंदा ही नहीं थे। अच्छा, तो उनके नाम पे बोगस वोटिंग हुआ करती थी। बहुत से लोग अपना भाई जब पढ़ते हैं 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की, आज वो कहीं किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे होंगे, हर स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए होंगे। इस तरह वोटर रिवीजन होते रहता है वोटर लिस्ट का। उस पर आप चुनाव की कैंपेन नहीं खड़ी कर सकते। उनको तो 15 साल में उन्होंने जो काम किया था कलकत्ता के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए, साउथ बंगाल के लिए, ये उन्हें बताना चाहिए था लोगों के साथ। इस पॉजिटिव एजेंडा के साथ, डेवलपमेंट एजेंडा के साथ लोगों के बीच में जाना चाहिए था। उसके साथ वो दूसरे मुद्दे उठा सकती थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर पिछले 3 महीने 6 महीने की जो ममता बनर्जी जी का जो पूरा कैंपेन रहा, तो उसमें से आप 3 बातें बताइए जो उन्होंने पिछले 15 साल में, पूरी जनरेशन खड़ी हो जाती है।
उसमें उन्होंने क्या किया तो आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगा। शायद यहाँ पे वो चूक कर गई। अब वैसे भी 15 साल में कि इलेक्टोरल फटीग होता है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा होता है, पूरी नई पीढ़ी खड़ी हो जाती है। उसने नहीं पता कि ममता बनर्जी ने 2008 में क्या किया था या उससे पहले क्या काम किया था। तो इसलिए पब्लिक जो है, यहाँ के लोग जो हैं, वो सिर्फ बदलाव के लिए भी कई बार बदलाव होता है कि नई सरकार देखना चाहते हैं। क्या आपको ये आभास हुआ पश्चिम बंगाल में कि ये जो एक्सेसिव मुस्लिम अपीजमेंट वो ममता बनर्जी के लिए बड़ा घातक हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया? देखिए, ये अपने आप होना ही था। अगर किसी को ये लगता है कि चलिए 35% पॉपुलेशन है जो जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तो और बात कहता हूँ आपसे, ममता बनर्जी जिस मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए बता दीजिए क्या किया है। क्या उनके लिए कुछ विशेष रूप से कोई योजना निकाली है, कोई काम किया है? ये जो फियर की राजनीति उन लोगों के बीच में खड़ा की है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो तुमको यहाँ से निकाल देगी, तुम्हारे अधिकार कम हो जाएंगे, तुम सेकेंडरी टाइप के सिटीजन गिने जाओगे, ये जो पूरी एक सेकुलर पॉलिटिक्स है देश की, जिसके ममता बनर्जी जो एक समय जब खड़ी हुई थी तो उससे बहुत अलग दिखती थी, वो भी उसी का शिकार हो गई। अब वो क्या है कि वो 35% पॉपुलेशन कुछ सीटों पर जरूर है, तो उससे जो पॉलिटिक्स खड़ी होती है वो दरअसल किसी के लाभ में होती नहीं है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो जाते हैं। ममता बनर्जी जी को भी हुए, एक समय तो वो खुद बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर हुआ करती थी, उनको यहाँ पे फायदा दिखाई पड़ा। तो इसमें दरअसल क्या होता है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने किसी गलत काम को छुपाने के लिए, अपने एक्सप्लॉयटेशन को छुपाने के लिए आप एक फियर साइकोसिस की पॉलिटिक्स खड़ा करते हैं। पहले माइनॉरिटीज़ में खड़ा करते हैं कि वो आ जाएगा सामने वाला तो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। यहाँ तो क्या है कि एक लार्जर सोसाइटी में वो फियर पॉलिटिक्स दिखाई पड़ती है। अब क्या होता है, फियर की पॉलिटिक्स के साथ या इस तरह की जो पॉलिटिक्स खड़ी होती है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, फियर की पॉलिटिक्स, वो कुछ समय तक तो चल जाती है लेकिन लंबे समय तक नहीं चल जाती। अब ममता बनर्जी जी की भी उम्र हो रही है, उनके अगर आप देखें तो वो भी किसी जो परिवारवाद की राजनीति है वो भी उसका शिकार है। उनके भतीजे ही पार्टी में नंबर 2 हैं जो अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने कभी इस पे सवाल उठाते हैं, आपने देखा उन लोगों को कि अच्छा ममता बनर्जी के 4 बड़े नेता कौन हैं? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तीसरा बड़ा नेता मैं आपसे कह रहा हूँ, तुरंत बता दीजिए, 1 2 3 बोलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई उठाता ही नहीं है। अगर है भी तो ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में आप बताएं तो पार्टी का, टीएमसी का इंप्रेशन खुद खराब हो जाता है। हाँ, मतलब पहले दूसरे तीसरा नहीं है, फिर 21वें नंबर पे होगा, 51वें नंबर पे होगा। तो ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आपकी पार्टी में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, अगर आप क्या कहते हैं इस तरह की अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते हैं, आपको बताने के लिए कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, 15 साल में आपने 1 2 3 4 क्या काम किए बताने के लिए नहीं है, जैसा हम लोग देखते हैं वही कलकत्ता आज दिखाई पड़ता है। इवन कलकत्ता पिछड़ा हुआ नजर आता है। आप बताइए, किसी मेट्रो से माइग्रेशन होता है क्या? मेट्रो सिटीज मैग्नेट्स होते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स के लिए। अगल बगल के शहरों से ही नहीं आते हैं, उस पूरे जोन से आते हैं। पूर्वी भारत, मतलब कलकत्ता एशिया का एक तरीके से कैपिटल हुआ करता था, भारत का नहीं। ब्रिटिश राज में उसके बाद भी अगर आप देखेंगे आसपास साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो तो सब एशियन टाइगर 70s और 80s में उभरे हैं। कोलालमपुर और क्या कहते हैं जकार्ता जैसे शहर ही कौन सा था? सिर्फ कलकत्ता। और आज वो कलकत्ता कहीं नहीं है, भारत में कहीं नहीं है, बेंगलोर और हैदराबाद उससे ऊपर पहुंच गए। तो कहने को मेट्रो रह गया है क्योंकि बहुत बड़ा व्याप्तता है, बहुत पॉपुलेशन रहती है। पॉपुलेशन मतलब पूरा कलकत्ता स्लम बना पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई आपको काम नहीं दिए, बजबजाती हुई नालियाँ हैं। मतलब मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, आप वहाँ किसी छोटे टाउन में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आपको रोड का जो नेटवर्क दिखाई पड़ेगा। मैं यहाँ पे गया बहुत सारे इलाकों में, कलकत्ता के आउटस्कर्ट्स पे, कलकत्ता के अंदर बहुत ही खराब स्थिति है और उसका कोई बात करने वाला नहीं है। देखिए, टीएमसी के बारे में तो आपने बता दिया, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्या ऐसा किया कि लोगों को लग रहा है कि नहीं सरकार बदल सकती है? देखिए, बहुत सीधा है, कंसिस्टेंसी इज द की। भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले बंगाल में जैसे मुद्दे उठा रही थी, 5 साल पहले जो मुद्दे उठा रही थी वो उन पे स्टिक करती रही, लोगों को उसके इर्द गिर्द मोबिलाइज करती। डेमोक्रेसी ऐसी चलने वाली है, आपको अपने मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाना पड़ेगा कि हम आप अपोजिशन पार्टी की जो जिम्मेदारी होती है, जो सत्ता पक्ष है उसके जो कमियां हैं उसको उजागर करे, लगातार उजागर करे। चाहे संदेश खली हुआ, आरजी कार का मुद्दा आपने देखा, और जिस तरह अभया का मामला आया, भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आए जिसमें ईडी की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, उसमें बहुत सारे नेता उसमें पकड़े गए। उसको आप टीएमसी के लोग ये बता नहीं पाए, नहीं देखिए बिल्कुल पाक साफ थे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे उठाती रही 10 साल पहले, 5 साल पहले जब उठाया, 10 साल पहले तो सिर्फ 3 सीटें आई थी, चाहते तो छोड़ देते, फिर 77 सीटें आई और आज की तारीख में वो सरकार बनाने के करीब पहुंच रहे हैं। तो आपको कंसिस्टेंटली वो मुद्दे उठाने पड़ता है और उसको लगातार उठाना पड़ता है। जिम्मेदार विपक्ष की इतनी भूमिका होती है, जनता को एक आईने की तरह बता देना कि देखो ये सरकार ऐसा कर रही है। ब्रिगेड मैदान में जब अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली हुई,
मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। इनके जो रोड शो हो रहे हैं, जब जनता अपने आप आ रही है, ऐसा बता रहे हैं उनके नेताओं से भी हमारी बात हुई कि जब वो लोग पीछे चुनाव में या उसके पीछे चुनाव में निकलते थे तो लोग इस तरह वेव नहीं करते थे, लोगों के चेहरे पे उस तरह की हंसी नहीं होती थी, लोगों का रिस्पांस अपने आप बढ़ गया। तब ये जो 20-25% लोग जब एक्स्ट्रा आपके साथ बढ़ जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रिस्पांस आता है। आपको सिर्फ अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक विपक्ष की तरह इन्होंने अपना काम लगातार किया। उसका एक कारण ये भी है कि 77 विधायक आपके हो गए, 5-7 इधर उधर गए, 70-75 विधायक के साथ एक जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं। 9-10 सांसद आपके रहे, तो 9-10 सांसद, 70 विधायक, पार्टी की यूनिट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मजबूत किया। 21 में उतना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं था, बूथ तक जो बीजेपी, जो विपक्ष के लोग या प्रोग्रेसिव हमारे पत्रकार जो भी बात करें, लेकिन इनका काम देखना चाहिए कि किस तरह से कॉल सेंटर इस्टेब्लिश्ड है, किस तरह से संगठन खड़ा है, किस तरह से बूथ मंडल, जिला, स्टेट क्या रैली होती है, प्रधानमंत्री जी खुद उसको लीड करते हैं। जो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नया नहीं किया, जो काम एक किया उसे लगातार किया, विपक्षी पार्टी का है उसके ऊपर लगातार कंसिस्टेंटली जो है हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को सीखना चाहिए। अब ये बताइए कि यहाँ राहुल गांधी ने तो सारी सीटों पे उम्मीदवार उतार दिए, 76 मुस्लिम उम्मीदवार भी उतार दिए, आपको कांग्रेस का क्या प्रोस्पेक्ट यहाँ नजर आया? मुझे तो राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़े। क्या कहते हैं, राहुल गांधी कितनी गंभीरता से, यही मैं आपको इशारा कर रहा था कि देश की भी विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्हें देखना चाहिए कि विपक्ष में रह के राजनीति कैसे होती है। और भारतीय जनता पार्टी तो 1950-51 से लेके जनसंघ के रूप में लेके और 1996 तक विपक्ष की पार्टी के रूप में रही। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विपक्ष का नेता रहा जो लगातार विपक्ष के मुद्दों को उठाते रहा, जनता के मुद्दों को उठाते रहा, सत्ता को चुनौती देते रहा। चाहे वो चाइना वॉर के समय की बात हो, जब बड़ाई करनी है तो बड़ाई भी किया, जब देश की बात है तो 1993 में देश का प्रतिनिधित्व भी किया जबकि विपक्ष के नेता थे। तो जब आप इस तरह से करते हैं कि अच्छी बात को जब अच्छा कहते हैं, तो जब आप कोई गलत बात होती है उसको जब गलत कहते हैं तो जनता आपके साथ आती है। और फिर वो आपका जो कोर सपोर्ट बेस है उससे दरअसल वो नंबर बढ़ता है। जब और एक थ्रेशोल्ड आता है, जब वो क्रॉस कर जाता है तो आप दरअसल सत्ता की ओर बढ़ जाते हैं। वामपंथियों का क्या हिसाब किताब लग रहा है आपको? वामपंथियों में तो देखिए कोई नेता, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, 85 साल के 85 ईयर्स के विमान बोस उसको लीड कर रहे थे। अब अगर विमान बोस जी को ही लीड करना पड़ेगा, मतलब स्टेट का सेक्रेटरी कहाँ है यहाँ पे, जनरल सेक्रेटरी जनरल जो सीपीएम पुलिस ब्यूरो के, उनका कोई कार्यक्रम भी हुआ, आपने सुना क्या? मीडिया के नाते आप भी 4-5 दिन से घूम रहे। तो एक गॉन पार्टी, एक गॉन केस जिसे कहते हैं। सीपीएम कहीं लड़ाई में है नहीं। अगर सीपीएम को कोई वोट देता है तो दरअसल अपना वोट वो खराब कर रहा होगा। और ये बात शायद सीपीएम भी जानती है। मतलब उनकी जो पूरी कैंपेन अगर आप देखेंगे तो मीडिया कवरेज से लेके, टीवी डिबेट से लेके, तो वो कहीं दिखाई पड़ नहीं रहे। कांग्रेस की जहाँ तक आप बात करें तो कांग्रेस तो मान के चल रही है कि जहाँ पे बीजेपी को जो हरा दे हम उसके साथ हैं। उनका कोई गठबंधन नहीं हो पाया, न सीपीएम से वो कर नहीं सकते थे क्योंकि केरला में वो सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़के सरकार बनाना चाहते। तो ये सारे मुद्दे हैं, इसकी वजह से कुल मिलाकर के आपको क्या लग रहा है परिवर्तन? देखिए, आम जनता जो बिल्कुल इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब उसको जो सामने जो विपक्षी दल है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर रहा है। पहले फेज में जो 152, मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, 152 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णायक बढ़त बना ली है। उस बयार जो हवा है, जो आंधी है, इवन सुनामी की तरह का रूप ले रही है, वो 4 मई को बहुत से पत्रकार बोलेंगे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो वहाँ पे एक पूरा सुनामी चल गया है। मैं तो कंजर्वेटिव आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 66% का, 2/3 का, लोग 80% तक भी कह रहे हैं। तो अगर 100 से 120 सीट आपको वहाँ आगे, दरअसल आपको 25-30 बीजेपी को सीट चाहिए। 142 सीट में 40-45 सीट जाते हुए कहीं दिखती नहीं है। तो ये आंकड़ा कहीं 150-160 के बीच पहुंचने वाला है। कब तक आप हैं कलकत्ता में? मैं बिल्कुल 27 तारीख तो हूँ, क्योंकि 5 बजे के बाद आप रह नहीं सकते। किसी जो वोटर नहीं उसे रहना भी नहीं चाहिए। तो मैं भी यहाँ से जाऊंगा। आप अच्छा, फिर आपसे दिल्ली में मुलाकात दिल्ली में हम 4 तारीख को सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे। फिर आपसे जो है बातचीत करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि दिल्ली से आए रिसर्च स्कॉलर स्वदेश सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना आकलन बताया। अब 4 तारीख को ये सब फैसला होगा कि किस तरीके से यहाँ पे टीएमसी का परफॉर्मेंस रहा और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ये 4 तारीख को ये सारे चीज़ों का जो है जवाब मिलेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।